बच्चों आप सभी के सामने आ चुका है एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन जो कि 2021 में 16 नवंबर में पेपर जो कंडक्ट हुआ था उसमें ये शानदार सा क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था। तो नमस्ते बच्चों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने तक्षशिला परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज की इस एसएससी जीडी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया बच्चों कि दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है। वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी होगी? 110, 114, 144 और 104। तो बच्चों आपके सामने ये ऑप्शन है बच्चों 110, 114, 144 और 104। तो चलिए बच्चों एक बार जो है वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना बच्चों? 9:5 है। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो बड़ी संख्या बच्चों 9 यूनिट है और छोटी संख्या 8 यूनिट है। कह रहा कि बड़ी संख्या में अगर 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है, ठीक है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है। तो वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी होगी? चलिए बच्चों, तो मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूं कि एग्जाम में बहुत सारे सवाल में से कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं जो पेपर में पूछा गया था, तो जरूरी नहीं था बच्चों कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करे, ठीक है। बिना सॉल्यूशन के भी मात्र 1 या 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। देखिएगा कैसे चलिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया बच्चों कि दो संख्याएं हैं जो 9:5 के अनुपात में, अगर बड़ी संख्या में हम 8 जोड़ते हैं और छोटी संख्या में से 4 कम करते हैं तो जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी संख्या का 2 गुना हो जाती है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये संख्याओं का इनिशियल रेशियो है। ये क्या है बच्चों? इनिशियल रेशियो। कि इनिशियल रेशियो बच्चों संख्याओं का कितना होगा? 9:5। जब हमने इसमें इतना चेंज किया, एक में 8 जोड़ दिया और एक में से 4 कम कर दिया, तो ये बच्चों क्या है? हमारा चेंज है कि हमने संख्याओं में इतना चेंज कर दिया। बात समझ में आई? तो इतना चेंज करने के बाद जो फाइनल रेशियो बना बच्चों संख्याओं का, वो बना 2:1 फाइनल रेशियो। क्लियर हुई बात? ये हमारा फाइनल रेशियो हो गया। तो आपसे पूछा गया बच्चों कि बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या का मतलब यहां पर क्या होगा? 9 यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बच्चों 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब आंसर जो भी होगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा। अगर 9 का मल्टीपल होगा तो आप मुझे बताइए क्या ये ए ऑप्शन 9 का मल्टीपल है? 110 9 से पूरा नहीं डिवाइड होगा, तो इसका मतलब आंसर ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं 4 और 1 5 और 1 6, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 4 और 4 8 और 1 9, तो ये 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। 4 और 1 5 यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर बच्चों आपका 144 है। इस बात का मतलब ये हुआ क्योंकि आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था बच्चों ऑप्शन टेक्निक। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है बच्चों। चलिएगा, समझते हैं अभी क्वेश्चन को। तो बच्चों मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार जो है आपको बता चुका हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा जो है आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही करना है, ठीक है। हालांकि आप बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसका जो फास्ट मेथड होगा, सबसे बेहतरीन अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को बनाने की, वो होगी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है बच्चों। तो चलिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होगा समझिएगा। भाई आपको करना क्या है, यहाँ पे 9 एकम 9 और 5 दूनी 10, यानी कि जो प्रोडक्ट किया आपने, क्रॉस प्रोडक्ट किया, इनका जो अंतर आया, भाई 9 एकम 9 5 दूनी 10, 10 में से 9 कम करोगे कितना आया बच्चों? 1। तो यहाँ पे जो अंतर आया बच्चों वो 1 यूनिट आया। क्लियर हुई बात? तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। कैसे? अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, 8 एकम 8 और 2 चौक 8। अगर साइन डिफरेंट है बच्चों, अगर यहाँ पे साइन डिफरेंट है, अलग अलग साइन है, एक प्लस और एक माइनस हो, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट आप जोड़ दोगे। और लेकिन अगर ये साइन बच्चों सेम है, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमेशा बच्चों अंतर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो भी क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर होता। लेकिन साइन अगर डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट को जोड़ना है। सेम साइन में आपको क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर
अंतर करना है, लेकिन डिफरेंट साइन में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का क्या करोगे आप बच्चों, जोड़ दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 एकम 8 और 2 चौक 8, 8 और 8 16, तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 16 आई, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं आएगी 16 आएगी, ठीक है ना। 8 और 8 16, तो एक यूनिट की वैल्यू बच्चों 16 आई। और आपको बताना है कि 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 9 यूनिट की वैल्यू 16 की मल्टीप्लाई करोगे तो 16 निम्मा 144, इसका मतलब आपका जो आंसर है बच्चों वो 144 है, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर है। सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट जो अप्रोच है बच्चों इसकी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करने के लिए, ये जो क्वेश्चन है आप इस तरीके से अंजाम दे सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आया कहां से, जब आप इसको बेसिक मेथड से करोगे बच्चों तो वहां से ये ट्रिक पैदा होती है, ठीक है। चलिएगा, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई बेसिक मेथड से मैं नहीं बताऊंगा, आप जो है खुद कर सकते हो बेसिक मेथड से, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने बच्चों आ चुका है, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपके सामने आ चुका है, तो एक बार जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज से। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 4 6 8 12 और x का औसत 7 है। 4 6 8 12 और x का जो एवरेज दे रखा है बच्चों वो 7 दिया हुआ है एवरेज, ठीक है। 7 एवरेज दे रखा है और x 9 13 15 और y इनका जो एवरेज है बच्चों वो 9 दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 2x माइनस 3y का मान क्या होगा, 2x माइनस 3y का मान क्या होगा, आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या है वो छोटी सी बात, देखते हैं भाई। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे पूछ रखा है लास्ट में 2x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो x और y की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर x और y की वैल्यू पर डिपेंड करेगा तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। अब आपको पता है कि जो एवरेज निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अर्थात दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। क्लियर हुई बात। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहूं तो आपको करना क्या पड़ेगा, दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े कितने हैं, 5, तो इनको जोड़ लोगे आप। 6 और 4 10, 12 और 8 20, 30, 30 प्लस x बराबर कितना हो गया बच्चों, 7 पंजे 35, 35 में से जब 30 घटाओगे तो x का मान बच्चों 5 आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब x की वैल्यू बच्चों 5 आ जाएगी तो आप यहाँ पे 5 वैल्यू रखोगे, फिर y की वैल्यू भी आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा इस तरीके से करने की, आपको मैं एक छोटा सा मेथड बताऊंगा, डेविएशन मेथड, ठीक है ना। अब वो डेविएशन होता क्या है उसको आप समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। देखिए बच्चों, डेविएशन जो शब्द है ये एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि फिजिक्स से लिया गया है, ठीक है। डेविएशन का जो मतलब होता है विचलन, विक्षोभ। बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं डेविएशन की, आखिरकार ये डेविएशन होता क्या है तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि डेविएशन का मतलब केवल इतना होता है कि जब हम इंडिविजुअल डाटा का एवरेज से कंपेयर कराते हैं और हमारा इंडिविजुअल डाटा कितना ज्यादा है या कितना कम है एवरेज से, तो उसको ही हम बच्चों डेविएशन कहते हैं। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे भाई। मान के चलो हमारे पास कोई डाटा है, मैं एक बार अपनी तरफ से कोई एग्जांपल मान के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है बच्चों। जैसे मेरे पास एक डाटा है 5 के बाद मैं लिख दूं बच्चों यहाँ पे 12, आसान सा डाटा लेंगे ताकि चीजों को समझने में आसानी रहे, ठीक है ना। 12 के बाद बच्चों 8 ले लूं, 8 के बाद बच्चों मैं यहाँ पे 13 ले लूं और 13 के बाद मान लो मैंने 7 ले लिया। तो अब हमारे पास कितना डाटा है भाई, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास टोटल 5 आंकड़े हैं। और बच्चों अगर हमें इसका एवरेज निकालना होगा तो एवरेज निकालने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आंकड़ों का योगफल। अब यहाँ पे आंकड़ों का योगफल करते हैं बच्चों, 12 और 8 20, 13 और 7 20 और 5 कितना हो गया 45। इसका मतलब आंकड़ों का योगफल आया बच्चों 45 और 45 को हम 5 से भाग करते हैं क्योंकि आंकड़ों की संख्या कितनी है 5, तो एवरेज जो निकलेगा बच्चों 9 निकलेगा। यानी कि यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, इसका एवरेज निकाल लिया। तो एवरेज कितना है बच्चों 9 आया।
अब बात कर रहे थे हम डेविएशन की, तो डेविएशन को समझना है। डेविएशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल डाटा, प्रत्येक डाटा की तुलना अगर हम एवरेज से कराते हैं तो उसी को हम डेविएशन कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास ये 5 आंकड़े हैं, इनकी प्रत्येक की तुलना अगर मैं 9 से करा दूं, कैसे कि 5 जो है 9 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 5 जो है 9 से 4 कम है, तो -4 लिखोगे। अब ये 12 जो है 9 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 3 ज्यादा है। 8 जो है 9 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 1 कम है। 13 जो है 9 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 4 ज्यादा है, ठीक है ना। और ये 7 जो है 9 से कितना कम है, तो बच्चों आप बोलोगे कि 2 कम है। तो बच्चों ओरिजिनल वो एवरेज से जो इंडिविजुअल डाटा की हमने तुलना की, इसको हम कहते हैं बच्चों डेविएशन। लेकिन आपको एक छोटी सी बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम दिए गए आंकड़ों के ओरिजिनल एवरेज से कंपेयर कराते हैं इंडिविजुअल डाटा की, तो हमेशा नेट डेविएशन हमेशा 0 होगा। नेट डेविएशन हमेशा क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो समझने का प्रयास करेंगे बच्चों यहाँ पे कि नेट डेविएशन 0 होगा, यानी कि ये जो 9 था ये इसी डाटा का ओरिजिनल एवरेज है। अगर ये इसी डाटा का बच्चों ओरिजिनल एवरेज है तो नेट डेविएशन जो भी होगा वो 0 होना चाहिए हमेशा। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों नेट डेविएशन 0 बनता है कि नहीं बनता। तो आप कहोगे सर -4 से +4 कैंसिल आउट हुआ, ये +3 है, और -2 और -1 -3, तो इसका मतलब यहाँ पे सब कटने के बाद नेट डेविएशन 0 होगा। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी हम इंडिविजुअल डाटा की ओरिजिनल एवरेज के साथ कंपेयर कराते हैं तो हमेशा नेट डेविएशन 0 होता है। और इसी बात से बच्चों हम बड़े बड़े क्वेश्चन को चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आप बेसिक से जाओगे तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, यानी कि गुणा भाग में ही उलझे रह जाओगे और आपका टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम एवरेज को मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे बच्चों वो हम डेविएशन से ही सॉल्व करते हैं, ताकि हम अपने क्वेश्चन को जल्दी बना पाए, ठीक है। चलिएगा बच्चों, तो इतनी बात अगर आपके समझ में आती है तो अब यहां पे बच्चों हम x की वैल्यू और y की वैल्यू हम यहां पे बेसिक से ना करके हम यहां पे डेविएशन का प्रयोग करके निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे भाई, ये एवरेज दे रखा है, ये इसी डाटा का ओरिजिनल एवरेज है, तो इसका मतलब मैं यहां पे डेविएशन देखता हूं प्रत्येक डाटा का। 7 से बच्चों ये कितना कम, आप कहोगे सर 3 कम है। ये 7 से कितना कम है बच्चों, 1 कम है। ये 7 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये 7 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ठीक है। और आपको पता है कि हमने जो है जो तुलना कराई वो ओरिजिनल एवरेज के साथ कराई। अगर ओरिजिनल एवरेज के साथ कराई तो नेट डेविएशन को बच्चों 0 होना पड़ेगा। अब यहां पे आप देखोगे कि ओरिजिनल एवरेज को 0, ओरिजिनल एवरेज से जब तुलना कराई तो नेट डेविएशन क्या होगा बच्चों, 0 होना चाहिए। देखते हैं भाई, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -1 है, तो -4, और यहाँ पे देखिए 5 और 1 6, और यहाँ पे कितना है बच्चों 3 और -4। तो यहाँ पे पहली बात तो +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ +5 है और -3 है, इसका मतलब +2। अब +2 जो डेविएशन है बच्चों, +2, लेकिन नेट डेविएशन होना चाहिए 0, तो +2 डेविएशन हमारे पास बचा। तो +2 डेविएशन को 0 करने के लिए ये x का जो डेविएशन होगा बच्चों -2 होना चाहिए, तभी तो +2 और -2 0 हो पाएगा। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो भी होगी वो 7 से बच्चों 2 कम है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है। तो उम्मीद है इतनी बात आप समझ पाए होंगे कि x की वैल्यू बच्चों 5 है। तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे बच्चों 10 आ गया क्योंकि x की वैल्यू 5 रखी, 5 दूनी 10 माइनस। अब हमें y की वैल्यू और चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा x की जगह मैंने यहाँ पे 5 रख दिया। अब यहाँ पे फिर से मैं तुलना कराता हूँ बच्चों, 9 से कितना कम हुआ बच्चों, 5। आप कहोगे सर 4 कम हो गया, कितना कम, 4 कम हो गया। 9 से 9 0, 13 जो है 9 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और ये 15 9 से कितना ज्यादा है बच्चों, 6 ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जब हमने ओरिजिनल एवरेज से तुलना कराई बच्चों तो नेट डेविएशन को 0 होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं +4 -4 कैंसिल आउट। अब ये +6 है, लेकिन नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। यहाँ पे +6 बचा हुआ है, तो +6 को 0 करने के लिए मुझे y को 6 कम करना पड़ेगा, तभी +6 -6 0 हो पाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू जो भी होगी ना वो 9 से कितना कम है बच्चों, 6 कम है। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, तो 3 3 9, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया बच्चों, 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 1 है। तो उम्मीद है आप जो है
है डेविएशन मेथड को भी अच्छे से समझ पाए होंगे कि डेविएशन क्या होता है। डेविएशन केवल इतना ही है कि एवरेज से प्रत्येक डाटा की तुलना करना डेविएशन कहलाता है। और अगर एवरेज हमारा ओरिजिनल है, उसी डाटा का एवरेज दिया गया है, तो नेट डेविएशन बच्चों हमेशा 0 होना चाहिए। ये एक पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है, ठीक है। इसको हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। बाकी जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, तो इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी एक एवरेज का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है बच्चों, किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी है जिनमें क्रम से 38 और 42 छात्र है। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम और वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने हैं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास दो सेक्शन है, ए और बी। सेक्शन ए में कुल विद्यार्थियों की संख्या बच्चों 38 दे रखी है और सेक्शन बी में 42 विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है, विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। और इन्हीं का एवरेज बच्चों क्या दे रखा है, यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो ए का 55 किलोग्राम दे रखा है बच्चों और बी का दे रखा है 32 किलोग्राम। क्लियर है बात यहां तक। तो ये बच्चों दे रखा है एवरेज, ठीक है। अब सवाल में ये कहा गया कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करो। तो आपके सामने बच्चों 42 किलोग्राम है, 40.925 किलोग्राम है, 42.925 किलोग्राम है और 44.925 किलोग्राम है, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करें, तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे रास्ते हैं बच्चों, ठीक है। आप चाहो एलिगेशन लगाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन एलिगेशन लगाओगे तो आप फंस जाओगे। क्लियर हुई बात। लेकिन अगर आप चाहो कि बेसिक मेथड से करें क्वेश्चन को, तो बेसिक मेथड से जाओगे तो भी जो है आप जो है कैलकुलेशन में फंस जाओगे, यानी कि कैलकुलेटिव कर दोगे क्वेश्चन को। तो सबसे शानदार तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का, सबसे बेहतरीन तरीका, केवल एक मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा डेविएशन से करें। डेविएशन से करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। थोड़ा सा आपको देखने में अटपटा जरूर लगेगा, क्योंकि आप शायद पहली बार पढ़ोगे तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जब एक बार आप डेविएशन सीख जाओगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है बेटा चुटकियों में होगी। फिर बात समझ में आई, और जो है आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए बच्चों, डेविएशन का मतलब क्या है अब इसको समझते हैं। डेविएशन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझा, ठीक है। वहां पे अलग अलग डाटा थी तो वो डेविएशन कहलाया, तो यहाँ पे भी हम डेविएशन की ही बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन में आपने देख लिया होगा कि जो आंसर होगा वो 42, 40, 42, 44 के आसपास का है, ठीक है। यानी कि तो 42 होगा या 40 पॉइंट समथिंग होगा, 42 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा और हमें पूरी की पूरी कक्षा का टोटल एवरेज हमें निकालना है, तो आप जो है अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान सकते हो, कोई भी एवरेज मान सकते हो। बात समझ में आई। क्योंकि मैं इससे पहले जो क्वेश्चन आपको कराया था तो मैंने वहां पे कहा था कि एवरेज से तुलना करना डेविएशन कहलाता है। लेकिन बच्चों अगर आप ओरिजिनल एवरेज से कंपेयर कराओगे तो नेट डेविएशन हमेशा 0 होना चाहिए। तो यानी कि एवरेज हमारे पास 2 तरह के हो गया, एक तो ओरिजिनल हो गया और एक हम जो मानते हैं वो नॉर्मल एवरेज हो गया। बात समझ में आई। तो यहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं अपनी मर्जी से कोई एवरेज मान लेता हूं। अब जब मानना ही है तो ऑप्शन के हिसाब से मानना है हमेशा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से इसलिए मानना है क्योंकि 42, 40, 42, 44 है ऑप्शन में, तो हम ऐसा नंबर मानेंगे जो कैलकुलेशन भी आसान दे। तो मैंने एवरेज मान लिया अपनी मर्जी से 40, क्योंकि 40 से कैलकुलेशन आसान मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि 40 इन सभी ऑप्शन के नजदीक है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से बच्चों हमने जो एवरेज मान लिया वो कितना मान लिया बच्चों, 40 मान लिया कि भाई हमारा जो एवरेज है वो 40 किलोग्राम में हमने लेट कर लिया बच्चों अभी। अब हमें निकालना है कि ओरिजिनल एवरेज क्या है, ये तो हम मान के चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको करना क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं बच्चों इसका आप निकाल लोगे रेशियो। तो रेशियो निकाल लो, यहां से काट पीट कर दो, 21 दूनी 42 यानी कि 21 बार और ये 19 दूनी 38 यानी कि 19 बार। तो यानी कि रेशियो जो बना नंबर ऑफ स्टूडेंट का वो 19:21 बना। क्लियर हुई बात।
अब यहां पे हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि हमारा जो एवरेज है वो 40 है, और आप जानते हो कि डेविएशन का मतलब होता है कि जब एवरेज से इंडिविजुअल डाटा की तुलना की जाती है उसको डेविएशन बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो एवरेज है वो 55 और 32 है, तो मैं 40 से इनकी कंपेयर करा देता हूं कि 40 से ये 55 कितना ज्यादा है, तो बच्चों आप बोलोगे कि 15 ज्यादा है। ये डेविएशन कितना है बच्चों, 15 का है। आप मुझे बताइएगा ये 32 इस 40 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 8 कम है, तो 8 का डेविएशन है। बात समझ में आई। अब जो काम बच्चों आप इन 55 और 32 के साथ करने वाले थे कि 38 गुणा 55 प्लस 42 गुणा 32 बटे 38 प्लस 42 यानी कि 80, तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करते तो आप जो है कैलकुलेटिव कर देते क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब सेम वर्क आपको बच्चों इनके साथ करना है जो आप इन ओरिजिनल डाटा के साथ करने वाले थे। ठीक है, अब यहां पे बच्चों मैं देखूंगा कि डेविएशन कितना आया टोटल, तो यहां पे टोटल डेविएशन कितना होगा, यानी 15 गुणा 19 को की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 19 पंजे 95 का 5 का हासिल लगे 9, तो 19 ही कम 19 और 9 कितना हो गया बच्चों, 9 और 9 18 यानी कि 28 285, तो प्लस की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, 21 गुणा 8 करोगे तो 8 ही कम 8 8 दूनी 16 168 यानी कि माइनस की वैल्यू देगा। अब बच्चों ये डेविएशन है इधर 285 का और इधर आया जो डेविएशन वो 168 का, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब हमें निकालना है बच्चों नेट डेविएशन कितना है टोटल। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर नेट डेविएशन कितना आया, तो इसका मतलब 285 में से 168 को आप कम कर दोगे, घटा दोगे, तो 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो यहां पे बच्चों प्लस की 117 बचा आपके पास। कितना बचा, प्लस का 117 बचा। क्लियर हुई बात। अब जो ये प्लस का 117 जो डेविएशन है, नेट डेविएशन जो बना, ये कितने लोगों में बटेगा, ये 19 और 21 टोटल कितना हुआ बच्चों 40, यानी कि 19 प्लस 21 कितना हुआ बच्चों 40, यानी कि इन 40 लोगों में ये इक्वल बटेगा, क्योंकि आप जानते हो एवरेज का मतलब ही क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। ठीक है, कि प्रत्येक डाटा को समान रूप से बांट देना ही क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। बात समझ में आई। तो 117 जो है इन 40 लोगों में बटेगा, तो 40 से डिवाइड कर दोगे तो 4 चौक 16 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8 37, 4 नम 36, एक बचेगा 4 दूनी 8 4 पंजे 20, लेकिन एक जीरो और है नीचे बच्चों, तो ये पॉइंट हटकर इधर खिसक जाएगा 2.925, यानी कि 117 को जब 40 से डिवाइड किया तो प्लस की वैल्यू इतनी आई। इसका मतलब जो एवरेज बच्चों हम मान के चल रहे थे वो 40, तो 40 में इतना और ज्यादा हमें करना है, तो इसका मतलब इसमें हमें क्या जोड़ना है बच्चों, इसमें हमें जोड़ना है 2.925, तो इसका मतलब हमारा जो एवरेज आया वो कितना है 42.925। तो बच्चों ये हमारा ओरिजिनल एवरेज है कि पूरी कक्षा का जो एवरेज है बच्चों वो 42.925 है। तो उम्मीद है कि डेविएशन से हम क्वेश्चन को किस तरीके से अंजाम देते हैं वो चीजें आप क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये शानदार सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, एक अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से इसको जो है स्क्रीनशॉट लो या फिर जो है नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो किस तरीके से करना है देख लिया होगा आपने। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन और भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जब आएंगे तो फिर से हम इसी तरीके से फिर से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बच्चों आ चुका है, जो कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अपने आप में खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने का प्रयास करते हैं, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं, आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया एक बार पढ़िएगा और फिर जो है वीडियो को पॉज करके एक बार जो है क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया बच्चों कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपए है, उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितना है? ऑप्शन है बच्चों 940 रुपए का लाभ, बी ऑप्शन है 940 रुपए की हानि, और सी ऑप्शन है 840 रुपए की हानि, और डी ऑप्शन है 840 रुपए का लाभ। ये क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो क्वेश्चन को करना किस तरीके से, देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से आपको एक बात तो पता चली गया होगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपए है, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपए है और 2 वस्तुएं बेचता है। इसका मतलब 9,180 रुपए ये दोनों वस्तुओं का क्या है, ये विक्रय मूल्य है प्रत्येक का अलग अलग, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इस बात का मतलब ये होगा। ठीक है, देखिए करना कैसे है समझते हैं भाई।
तो यहां से बच्चों हम फ्रैक्शन से करेंगे क्वेश्चन को, सीपी से एसपी का रेशियो बनाकर। देखिए कैसे करेंगे भाई, हमारी पहली वस्तु है और पहली वस्तु को हमने किस लाभ पर बेचा, 8% के लाभ पर बेचा, और 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 4 दूनी 8 और 4 से काट दोगे 25 बार, तो 2/25 होगी। तो कितना होगा, 2/25 कि पहली वस्तु पर 8% का लाभ हुआ बेचने पर। तो यानी कि 25 रुपए अगर हमारा क्रय मूल्य है तो उस पर हमने 2 का फायदा कमाया, तो कुल मिला के बात ये हुई 25 रुपए के सामान को हम 2 के फायदे पर बेच रहे हैं, इसका मतलब 27 रुपए में बेच रहे हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। 8% का प्रॉफिट का मतलब यही तो होगा कि 100 का सामान था 108 में बेच दिया, और 100 का सामान था 108 में बेच दिया, तो 100 और 108 का जब सिंपलीफाई करोगे तो 25 और 27 का रेशियो तो बनेगा, या फिर 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया 8/100, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 से काट दोगे 100 को 25 बार, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बात आप सीख पाए होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरी वस्तु की, तो दूसरी वस्तु को बच्चों 15% की हानि पर बेचा गया, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 × 15 और 5 × 20 100, यानी कि 20 रुपए पर 3 रुपए की हानि हुई। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 20 रुपए के सामान को 3 के लॉस पर बेचा गया, इसका मतलब 17 रुपए में हमने इसको बेच दिया, ठीक है। उम्मीद है यहां तक चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपए है, तो इस बात का मतलब यह हुआ कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस वो इक्वल था। जबकि आपको यहां पे देखने से पता चली गया होगा कि पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस 27 है, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस 17 है, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें यह बात बताई गई है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, कि दोनों को बराबर ही करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर दोनों को बराबर करना है बच्चों, तो 27 और 17 का एलसीएम होगा, ठीक है। 27 और 17 का एलसीएम अर्थात आप जो है 17 की मल्टीप्लाई तो कर दोगे बच्चों 27 में, पूरे रेशियो में 17 की मल्टीप्लाई करोगे, और यहां पे 27 की मल्टीप्लाई करोगे, 27 × 17 ये हमारा विक्रय मूल्य, और 17 × 27 ये हमारा विक्रय मूल्य अब समान हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि उसका कुल लाभ या हानि कितने रुपए होगी, कि उसका कुल लाभ या हानि फिर कितने रुपए होगी, ठीक है बच्चों। चलिएगा आप मुझे बताइए, जब आप 17 की मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में करोगे तो 25 में मल्टीप्लाई करो 17 की, तो 25 सत्ते 175 का 5 का हासिल कितने बचे 17, 25 ही कम 25, 25 और 17 कितना बच्चों 42 है ना, 25 और 10 35 और 7 कितना 42, यानी कि 425 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 425 रुपए में हमने खरीदा वो सामान, ठीक है ना। 17 सत्ते 119 का 9 का हासिल कितना बचा 11, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 11 45, इसका मतलब 459, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 27 की मल्टीप्लाई करो, 27 दूनी 54 यानी कि 540, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 17 सत्ते 119 यानी कि 459 ही आना है, क्योंकि विक्रय मूल्य तो समान है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि हमने पहली वस्तु को अगर 425 रुपए में खरीदा तो 459 रुपए में हमने बेचा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 540 रुपए में अगर खरीदा तो 459 में बेचा, और दोनों के विक्रय मूल्य कर दिए गए बच्चों समान। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब हमें बच्चों क्वेश्चन में यह बताना है कि पूरे सौदे पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितने रुपए की हानि हुई, ये चीज हमें बतानी है। अब समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। आप मुझे बताओ खुद कि अगर 425 रुपए में कोई सामान हमने खरीदा था और 459 रुपए में हमने उसको बेचा था, तो फायदा होगा कि नुकसान? आप कहोगे सर फायदा होगा। कितने रुपए का फायदा होगा भाई? 459 में से 425 को घटा दोगे, 9 में से 5 गए 4 और यहाँ पे 5 में से 2 गए 3, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमें यहाँ पे 34 का फायदा हुआ। कितने का फायदा बच्चों? 34 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि 34 यूनिट का हमें फायदा हुआ। क्लियर हो चुकी होगी इतनी बात, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर बच्चों मैं बात करूं कि 540 रुपए का सामान था, दूसरी वस्तु 540 रुपए की थी और हमने 540 रुपए का सामान 459 रुपए में बेच दिया, तो बताइए आप मुझे फायदा होगा कि नुकसान? आप कहोगे सर अब तो नुकसान होगा। तो नुकसान कितना होगा बच्चों? तो 540 में से 459 को घटा दोगे, यानी कि जब जब सीपी यानी कि जब जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो बच्चों हमेशा हानि होती है, और जब जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो हमेशा लाभ होता है। अर्थात क्रय मूल्य अगर छोटा है विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ, और क्रय मूल्य अगर बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है तो हानि, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार है कि यहाँ पे विक्रय मूल्य छोटा हो गया और क्रय मूल्य बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 540 का सामान हमने 459 रुपए में बेचा तो हमें हानि होगी। कितनी होगी बच्चों? तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे बच गया 13, 13 में से 5 गए 8, यानी कि 81 की हानि होगी हमें टोटल। बात समझ में आई?
तो नेट होगा क्या बच्चों, हमें पूरे सौदे पर हानि या फिर लाभ। यहां पे बताइए, पहली वस्तु पर फायदा होता है 34 का और दूसरी वस्तु पर नुकसान होता है बच्चों 81 का। तो नेट हमें क्या हुआ, तो नेट बच्चों में लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ बच्चों, तो 11 में से 4 घटा दोगे 7 और यहां पे से घटा दोगे 7 में से 3 गए 4, यानी कि हमें 47 यूनिट का नुकसान हुआ। इतने यूनिट का बच्चों में लॉस हुआ। बात समझ में आई? इतनी बात अगर आपके समझ में आई तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं कह सकता हूं 47 का मल्टीपल आंसर होगा। अब 47 का मल्टीपल बच्चों ए ऑप्शन भी है और बी ऑप्शन भी है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन बच्चों 47 का मल्टीपल नहीं है, तो सी और डी आपका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ए ऑप्शन में बच्चों लाभ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर जो है आपका बी ऑप्शन है, यानी कि 940 रुपए की हानि होगी। चलिए करते हैं भाई क्वेश्चन को फिर आगे सोल्व। ठीक है, आप मुझे बताओ, वैल्यू के रूप में दे रखा है हमें विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 9180, जबकि यहां पे विक्रय मूल्य क्या है बच्चों प्रत्येक वस्तु का 459, और क्वेश्चन में दे रखा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 9180। तो बच्चों यहां से इसको काट दोगे, तो काट दोगे 2 9 18, 2 5 10 और 11, 2 4 8 1 9, यानी कि ये 20 बार पूरा का पूरा कैलकुलेट हो गया, 20 बार ये पूरा पूरा कटेगा। तो 47 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी थी, तो 47 दूनी 94, यानी कि 940 रुपए का लॉस होगा। 940 रुपए का क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। ये हमारा आंसर है, और आपका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई जल्दी से। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है बच्चों। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बच्चों आ चुका है। ठीक है, चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। मिटा दूं इसको मैं, आप जो है वीडियो को पॉज करके तब तक क्वेश्चन नंबर 5 को करने का प्रयास करोगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों। एक बार जो है मेरे कहने से इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार जरूर करना। ठीक है, आपको जो है इस क्वेश्चन को करके काफी आनंद की अनुभूति होने वाली है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं। ठीक है, चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे भाई अटेम्प्ट। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रम से क्या होंगे। ऑप्शन बच्चों आपके सामने, और जैसा कि आपको ज्ञात है कि क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ऑप्शन में वैल्यू में आंसर दे रखा है। तो कई बार कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में तो वैल्यू है नहीं और ऑप्शन में वैल्यू के रूप में आंसर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है। तो बेटा ऐसा नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया गया होगा, तभी इस टाइप का क्वेश्चन जो है SSC GD ने पूछा था। ठीक है बच्चों, चलिएगा करते हैं भाई। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। तो क्वेश्चन में बच्चों केवल छूट बराबर दी गई है। कई बार बच्चा ये समझ लेता है कि 20% की छूट दी गई तो 80% कर देंगे हम। ठीक है, 25% की छूट दी गई तो 75% कर देंगे, जबकि बच्चों ऐसा सोचना आपका सरासर गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में छूट को ही बराबर किया गया है, न कि विक्रय मूल्य को बराबर किया गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में MRP पर जब भी हम कोई डिस्काउंट देते हैं ना, तो डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बनता है बच्चों वो विक्रय मूल्य बनता है। तो यहां पे अगर विक्रय मूल्य बराबर होता तो ये बात मेंशन होती, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल मेंशन क्या है कि छूट बराबर है, तो इसका मतलब हमें केवल और केवल छूट को बराबर करना है। ठीक है, चलिएगा तो किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट, मान के चलो हमारी कोई वस्तु है और उसका मूल्य A है, तो A पर 20% की छूट, A पर कितने बच्चों 20% की छूट, तो इसका मतलब A का 20% ये हमारी छूट आई। ठीक है बच्चों, अब दूसरी वस्तु का मूल्य हमने मान लिया B है और B पर 25% की छूट, तो B पर हुआ बच्चों 25% की छूट। क्लियर हुई बात बच्चों? ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, ये अभी क्या है, ये डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है। मान के चलो कोई वस्तु है हमारे पास 80 रुपए की और हमने 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका 25% निकाल लो बच्चों। 25% का मतलब 1/4 यानी कि 20 रुपए। तो ये जो 20 रुपए है बच्चों ये छूट आई। बात समझ में आई? अगर मैं 80 का छूट देने के बाद विक्रय मूल्य पूछता, 25% का डिस्काउंट देता तो 75% ना होता भाई, 20 से 60 हो जाता फिर इसका, क्योंकि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, तो 4 दूनी 8, 20 से 60, यानी कि ये जो 60 रुपए बनता ये बनता बच्चों SP बनता, कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद, 25% का डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बना वो SP बना। जबकि 80 का अगर 25% के डिस्काउंट में निकालो तो 20 रुपए का ये डिस्काउंट है, यानी कि ये छूट है। बात समझ में आई? तो 20 रुपए छूट है और 60
60 रुपए क्या बना, विक्रय मूल्य। और इस क्वेश्चन में केवल और केवल छूट बराबर की गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, छूट को ही बराबर करना है, न कि एसपी को बराबर करना। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो यहां से बच्चों मैं इसको काट दूंगा, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो यानी कि ए का बी के साथ जो रेशो बनेगा वो 5:4 बनेगा, 5:4 बनेगा। उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। अब पूरे क्वेश्चन में कोई वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी थी, फिर भी आपसे मूल्य पूछा गया है, तो इस बात का मतलब है कि इन दोनों वस्तुओं का जो मूल्य होगा वही होगा जो ऑप्शन में 5:4 का अनुपात बना रहा होगा। तो जैसे कि पहला ऑप्शन 50 रुपए 60 रुपए है, तो 50 रुपए 60 रुपए में जो रेशो बनेगा बच्चों 5:6 का बनेगा, 5:6 का बनेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका गलत हुआ। ठीक है बच्चों। अगर मैं बी ऑप्शन की बच्चों बात करूं तो बी ऑप्शन में 40 और 50 है, 40 रुपए 50 रुपए में जो अनुपात बनेगा 4:5 का बनेगा, जो कि आपका बी ऑप्शन भी गलत हुआ। अगर बच्चों में सी ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन 50 रुपए और 40 रुपए आपको दिख रहा होगा, तो 50 रुपए 40 रुपए में 5:4 का रेशियो, तो इसका मतलब आंसर आपका यही होगा। जबकि डी ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो डी ऑप्शन में 60 रुपए 50 रुपए है, तो जो रेशियो बनेगा बच्चों कौन सा है, 60 रुपए 50 रुपए, तो 6:5 का रेशियो बनेगा डी ऑप्शन में, जो कि आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि यहाँ पे हमें डिस्काउंट को ही बराबर करना था, न कि विक्रय मूल्य को बराबर करना था। तो कुछ बच्चे जो है इस क्वेश्चन को करने में गलती भी कर चुके होंगे। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। इसको जो है एक बार वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, पढ़िएगा एक बार जल्दी से। क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, 175 दिन में, 80 दिन में, 200 दिन में या 100 दिन में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया 2/5वां हिस्सा कितने दिन में कर पाएगा। आपको एक बात समझाता हूं मैं भाई। ठीक है, मान के चलो बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, पूरा 25 दिन लेता है किसी कार्य को खत्म करने में। मान लो बी जो है किसी कार्य को खत्म करने में 25 दिन लेता है, लेकिन ये पूरा काम 25 दिन में करता है बी, और मैं आपसे पूछ लूं कि उसी काम का 1/5वां हिस्सा कितने दिन में करेगा, पर फिर भी तो 1/5वां हिस्सा कितने दिन में करेगा। अगर टोटल काम को 25 दिन में, तो 1/5वां हिस्सा कितने दिन में, तो तुम्हें करना क्या है बच्चों, इन्हीं दिनों का 1/5 निकाल देना है, 5 पंजे 25, तो 1/5वां हिस्सा जो है ना वो 5 दिन में कर देगा। मान के चलो 2/5वां पूछता तो 5 दूनी 10 हो जाता, तो 10 दिन में करता। बात समझ में आई। तो इसका मतलब बी का हमें कुल दिन निकाल लेने हैं, कुल दिन का फिर 2/5 कर देना, आपका उत्तर आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा करते हैं फिर इस क्वेश्चन को शुरू। तो क्वेश्चन में कहा गया ए और बी किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई ए और बी किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा कि बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा कि बी और सी इसी कार्य को कितने दिन में, भाई 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 150 दिनों में। ठीक है बच्चों, और अब कहा गया बच्चों कि ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब कहा गया कि बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में कर पाएगा। तो इस बात को समझते हैं भाई, कैसे इस क्वेश्चन को करना है हमें सॉल्व, देखते हैं बच्चों। आप सबसे पहले काम क्या करोगे, सबसे पहले आपका जो धर्म है, फर्ज है, वो ये है कि आपको ये निकाल लेना है कि कुल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको बच्चों ज्ञात है कि हमेशा हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ डेज का एलसीएम लेते हैं। तो सबके साथ 0 0 0 लगी हुई है, तो आप 0 0 को मारो गोली। आप 12 15 20 पे काम करो, पहले 12 15 और 20 पे काम करो। ठीक है ना, तो 12 15 20 यानी कि 15 और 20 का एलसीएम कितना, 60, और 60/12 से भी कटेगा। इसका मतलब पूरे का जो एलसीएम होगा 120 150 और 200 का, तो एलसीएम होगा बच्चों 600। तो 600 एलसीएम होगा। इसका मतलब टोटल वर्क क्या आया बच्चों, 600 यूनिट आया। टोटल वर्क कितना है बच्चों, 600 यूनिट हमारा कुल काम आ चुका। क्लियर हुई बात। अगर ए और बी दोनों मिलकर
120 दिनों में 600 काम पूरा करते हैं तो बच्चों एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 12 पंजे 60, इसका मतलब एक दिन में ए और बी जो है 5 काम करते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि अगर टोटल काम हमारा 600 है, 600 कुर्सियां मान लो आप जो है कि 600 कुर्सी बनानी थी, ठीक है, तो 120 दिन में बच्चों ए और बी 600 कुर्सी बना सकते हैं, तो एक दिन में 5 कुर्सी बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर 150 दिनों में 600 कुर्सी बनती है तो एक दिन में कितनी बनाई होगी? 15 चौका 60, यानी कि 4 कुर्सी बनाई होगी। इसी प्रकार 200 दिनों में 600 कुर्सी बनती है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनेगी भाई? 3 कुर्सी बनेगी। तो इसका मतलब ए प्लस सी का, ए और सी दोनों का वन डे वर्क है, ये एक दिन का काम है। बी और सी का एक दिन का काम 4, ए और बी का एक दिन का काम 5, ठीक है। और आपसे जानना चाहते हैं कि बी कितने दिन में करेगा, तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को तब तक नहीं निकाल सकते जब तक मुझे बी की पावर, बी की ताकत का अंदाजा ना हो जाए कि बी एक दिन में कितना काम करता होगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या होगा? सबसे पहले बच्चों आपको ए, बी और सी तीनों का एक दिन का काम निकालना है। अब तीनों का एक दिन का काम निकालने के लिए आप क्या करोगे? इन तीनों को जोड़ के उसका आधा कर दोगे, ठीक है, क्योंकि जब इनको जोड़ते हैं ना बच्चों तो ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b और सी प्लस सी 2c, तो 2 से हम भाग देते हैं इनको जोड़ के, ठीक है ना। तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 का आधा कितना हो गया? 6। तो मैं कह सकता हूं 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 कुर्सियां बनाते हैं, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन हमें बच्चों निकालना किसका है? केवल और केवल बी का निकालना है कि बी एक दिन में कितना करेगा। तो बी का निकालने के लिए बच्चों आपको ए और सी का एक दिन का काम घटाना पड़ेगा। भाई तीनों का 6 यूनिट पर डे है और बी का आपको निकालना है तो ए और सी का घटाना पड़ेगा, और ए और सी का कितना है बच्चों? 3 यूनिट पर डे, यानी कि बी का एक दिन का काम कितना होगा? 6 में से 3 घटाओगे 3, तो 3 यूनिट पर डे, यानी कि बी एक दिन में कितनी कुर्सी बना सकता है भाई? बी एक दिन में 3 कुर्सी बना सकता है। तो 600 कुर्सी को बनाने में कितना वक्त लगेगा? बी को 600 कुर्सी बनाने में कितना वक्त लगेगा? तो आप कहोगे सर 200 दिन लगेंगे, 200 दिन। लेकिन आपको बी से ना पूरा काम नहीं कराना, केवल और केवल 2/5वां हिस्सा काम कराना है, 2/5 काम कराना है। तो आप क्या करोगे बच्चों? इस 200 का ही ना 2/5 कर दो, सीधा सीधा आपको उत्तर मिल जाएगा। 5 चौक 20, 40 40 दूनी 80, यानी कि बी जो है ना 80 दिन में करेगा 2/5वां हिस्सा पूरे काम का। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को जो है नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, जो कि अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन है, और जो है ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन दिया गया है। किस तरीके से हमें करना है, तो मेरे कहने से बच्चों इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की एक बार कोशिश जरूर करना। एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप को अगर आपने कर लिया तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आप जो है फिर बना लोगे, ठीक है। तो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार तुम बनाने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है देखते हैं भाई। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 5472 है, और समान राशि पर साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 6930 रुपए है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इस टाइप के क्वेश्चन में केवल और केवल आपसे केवल 2 ही चीज पूछेगा हमेशा। या तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछेगा बच्चों कि मूलधन क्या है, कि वो धन क्या है जिस पर इंटरेस्ट लगा है, यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछ लेगा। या फिर बच्चों आपसे पूछ लेगा इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए तो केवल 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, 2 से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं बन सकते, ठीक है। 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एग्जामिनर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, किस तरीके से क्या करना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कह रहा कि एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 5472 रुपए हो जाता है। समझिए भाई हमें वो धन नहीं पता कितना है, हमने मान लिया कि वो धन ना P है, P फॉर प्रिंसिपल है। अब इस पे क्या हुआ, इस पे ब्याज लगा। कितने साल का लगा बच्चों? 3 साल का। अब 3 साल का ब्याज लगने के बाद, यानी कि मूलधन में 3 साल का हमने ब्याज जोड़ा, जोड़ने के बाद जो धन यानी कि मिश्र धन बना वो 5472 बना, 5472 रुपए बना। ये बना 3 साल का मिश्र धन। बात समझ में आई? जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया वैसा वैसा आपको काम करना है। अब क्वेश्चन में कहा गया बच्चों समान राशि पर, समान राशि का मतलब यही मूलधन है, यही प्रिंसिपल है। समान राशि पर ब्याज, समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
7.5 वर्षों में, यानी कि 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 6,930 रुपए हो जाता है। अब 7.5 वर्षों में भाई 3 साल तो यहाँ हो गए, तो आगे कितने साल बचे? 4.5 साल बचे। आगे यहाँ पे कितने साल बचे भाई? 7.5 साल, वो 4.5 साल बचे। 4.5 और 3 7.5 हो गए, 3 और 4.5 7.5। इसी धन पर 7.5 साल बाद जो मिश्रधन बनेगा वो 6,930 बनेगा, 6,930 रुपए बनेगा। ये क्वेश्चन में कहा गया। तो कह रहा कि एक्स का मान ज्ञात करें, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे वो जानने की इच्छा जता रहा है। बात समझ में आ रही? तो इस बात को किस तरीके से करना है, कैसे इस सवाल को अंजाम देना है, उसको आपको समझना है। ठीक है बच्चों, चलिएगा। अगर मैं बात करूं कि जैसा कि मैं पिछली वीडियो में साधारण ब्याज के क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वो हर साल केवल और केवल मूलधन पर लगता है, और मूलधन पर लगने के कारण ही प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में बच्चों ऐसा नहीं है। आपको पता है वहां पे मूलधन के साथ साथ प्रत्येक वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसलिए वहां पे प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान नहीं होता चक्रवृद्धि ब्याज में। जबकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होंगे? समान होंगे। यानी कि पहले साल का जो ब्याज होगा उसको आप चक्रवृद्धि ब्याज बोल लो या फिर साधारण ब्याज बोल लो, दोनों बात एक ही है, क्योंकि पहले साल का ब्याज क्या होगा? समान होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे इस क्वेश्चन को समझना है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होगा। तो आपको करना क्या है बच्चों? ये बताओ, इस मूलधन पर 3 साल का ब्याज लगा और वो मूलधन में जुड़ा तो ये बन गया, है ना। अब इस पर भी ब्याज लगा होगा, कितने साल का बच्चों? 4.5 साल का ब्याज लगा होगा। 4.5 साल का ब्याज इसमें जुड़ा तो क्या बना? 6,930 रुपए बना। बात समझ में आई? तो आपको केवल और केवल ये पता कर लेना है बच्चों 4.5 साल का ब्याज आखिर है कितना। तो अगर बच्चों मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे 4.5 साल का ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 10 में से 2 गए, कितना बचा? 8 बचा। 10 में से 2 गए 8, और 12 में से 7 गए बच्चों 5, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा। 8 में से 4 गए 4, और 6 में से बच्चों 5 घटाओगे 1, यानी कि 1458 रुपए। तो 4.5 साल का जो ब्याज होगा बच्चों वो 1458 रुपए होगा। ठीक है, अब 1458 रुपए 4.5 साल का, तो 1 साल का कितना होगा? तो 4.5 से इसको डिवाइड कर दोगे 4.5 से, तो ये बच्चों 1 साल का ब्याज होगा। लेकिन आपको निकालना है बच्चों 3 साल का ब्याज, कि 3 साल का क्या होगा। अगर ये 1 साल का है तो 3 साल का ब्याज क्या होगा? तो 3 की मल्टीप्लाई और कर दोगे बच्चों आप। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है बच्चों? कैलकुलेशन कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना भाई। पॉइंट हटाओगे तो एक 0 बढ़ाओगे, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 × 3 = 45 और 15 × 2 = 30। तो 3 से उड़ा दो बच्चों उसको, 3 चौक 12, 2 25, 3 अटे 24, 1 3 6 18। 2 की मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 2 6 12 का 2 का हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 का हासिल 1, 2 चौक 8 1 9। तो 972 रुपए जो ब्याज मिला ये हमारा 3 साल का ब्याज मिला। कितने साल का बच्चों? 3 साल का। तो कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि इस मूलधन पर 3 साल का जो ब्याज है 972 रुपए, ये इस मूलधन में जुड़ने के बाद ही तो 5,472 रुपए बना होगा। अगर मैं 5,472 रुपए में से 972 माइनस कर दूं तो क्या हमारा मूलधन की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो अब आपको करना केवल इतना ही है कि इस 5472 में से ना 972 को माइनस कर दो तो 00। ठीक है, तो 14 में से 9 गए बच्चों 5, और यहां पे बचेगा कितना? 4, यानी कि 4500 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मूलधन निकला, मूलधन कितना है? 4500 रुपए। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता कि मूलधन क्या है तो आपका जवाब यहां पे खत्म हो चुका था। लेकिन क्वेश्चन में 2 ही चीज पूछ सकता है, ये तो मूलधन पूछेगा या आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। तो यहां पे क्वेश्चन में पूछ रखी है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। तो कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि मूलधन हमारा 4500 रुपए है और 4500 रुपए पर हमें निकालना है 1 साल का ब्याज। अब आपको पता है कि 3 साल का ब्याज 972 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? अरे 972 को 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो 3 3 9 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, यानी कि 1 साल का ब्याज 324 रुपए है। परसेंटेज में चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका मतलब 100% की और मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 से 2 0 कट गई और 9 पंजे 45, 9 से काट दोगे 9 3 27, 9 6 54। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकलेगी? यानी कि x की वैल्यू है ना x%, तो x% क्या निकलेगा बच्चों? 36 दूनी 72, यानी कि 7.2।
यानी कि 36 को 5 से भाग कर दोगे 7.2%, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो उम्मीद है क्वेश्चन बहुत बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको अच्छे से समझ में आ भी चुका होगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से करना है, जल्दी से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, एक बार जो है नोट करो और जो है क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये निकल जाना चाहिए सभी बच्चों का। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको बनाने की कोशिश जरूर करना भाई, है ना। चलिए तो करते हैं भाई इसको, क्वेश्चन को अटेम्प्ट। क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया बच्चों, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, एक बार समझने का प्रयास करना। ठीक है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। भाई मुझे बताओ 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है ए। अगर मैं टोटल काम 5 मान लूं तो 5 का 2/5 2 ही तो होगा, तो इसका मतलब 2 काम को 6 दिन में करता है, तो एक काम को 3 दिन में करेगा, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा कि नहीं, पूरे काम को 15 दिन में करेगा। या तो इस तरीके से देखो, या फिर 6 दिन जो दे रखा ना, 2/5 काम को 6 दिन में करता है, तो पूरा काम निकालने के लिए बच्चों आपको करना क्या है, 2/5 का उल्टा कर देना है, 5/2, तो 5 6 30, 30/2, तब भी तो 15 ही होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पूरे दिन निकलेंगे कि काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब ये मेंटली कैलकुलेशन होती है बच्चों, इसको जरूरी नहीं कि तुम लिख लिख के ही करोगे। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, चलिएगा। तो अगर मैं बात करूं ए की, कि ए इस काम को 2/5 6 दिन में, तो 5 6 30, 30 का आधा करोगे कितना, 15, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा भाई, 15 दिन में करेगा। ठीक है, और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में, बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में। भाई 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 3/10 होगी, और 3/10 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको, 10/3 की मल्टीप्लाई कर देनी है 3 में, तो 30/3 होगा। 30/3 का मतलब बच्चों 10, तो बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। अब सवाल की लैंग्वेज के अनुसार काम करना है। क्वेश्चन में कहा गया, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। तो 4 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया। तो सबसे पहले बच्चों पता कर लो कि आखिर टोटल काम कितना है। तो 15 10 का एलसीएम कितना बच्चों, 30, तो टोटल काम हुआ बच्चों 30 यूनिट। इसका मतलब ये टोटल काम आ चुका आपका 30 यूनिट। तो अगर 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 2 यूनिट करेगा कि नहीं। अगर 10 दिन में 30 काम होता है तो एक दिन में कितना होगा बच्चों, 3 यूनिट काम होगा। अब दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया, कितने दिन तक, 4 दिन तक। भाई एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, एक दिन में दोनों करते हैं भाई 3 और 2 5 काम, तो 4 दिन में कितना किया होगा बच्चों, तो 4 दिन में बच्चों 20 यूनिट काम किया होगा, 20 यूनिट। बात समझ में आई। तो ये वर्क डन हुआ, क्या हुआ बच्चों, वर्क डन। 4 दिन का काम हुआ 20 यूनिट। अब ये बताओ 30 में से अगर 20 काम बच्चों हो चुका तो उसको माइनस करो, कितना शेष बचा, ये 10 यूनिट काम शेष बचा। तो यानी कि ये रेस्ट वर्क बचा। क्या बचा, बचा हुआ काम, शेष वर्क बचा। बात समझ में आई, ये बचा बच्चों रेस्ट वर्क। अब क्वेश्चन में कहा गया कि शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा होता है। तो इसका मतलब ये जो 10 काम बचा ना, ये 10 काम सी ने कर दिया 6 दिन में। अगर सी 6 दिन में 10 काम करता है तो सी एक दिन में कितना करेगा, 10/6 नहीं करेगा, 10/6 यानी कि 2 5 10, 2 3 6 यूनिट पर डे, यूनिट पर डे। तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 5/3 यूनिट पर डे आ गया कि नहीं। भाई 10 काम को 6 दिन में करता है सी, तो एक काम को 10/6 दिन में करेगा, अर्थात 5/3 दिन में करेगा। तो सी की इफिशिएंसी क्या निकली, 5/3 यूनिट पर डे निकली। बात समझ में आई, ठीक है, कि एक दिन में 5/3 यूनिट पर डे करेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में करेंगे। तो भाई मुझे बताओ, या तो टोटल दिन निकाल लो बी और सी के, फिर उसका 70%
70% कर दो। या फिर आप कर सकते हो बच्चों कि टोटल काम तो भाई हमारा 30 है और इसका अगर हमें निकालना है 70%, तो 70% कितना होगा बच्चों 21, यानी कि हमें बी और सी से केवल 21 काम कराना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बी और सी इस 21 काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई बी और सी 21 काम को कितने दिन में करेंगे हमें निकालना है। बात बताओ मुझे भाई, सी का एक दिन का काम कितना 5/3 और बी का एक दिन का काम बच्चों कितना 3, बी का एक दिन का काम कितना 3 और सी का कितना भाई एक दिन का काम 5/3। तो इन दोनों को जोड़ लोगे ना तो बी का कितना है 3 और सी का कितना है 5/3, 3 3 और 5 14, इसका मतलब 14/3 यूनिट पर डे, यानी कि एक दिन का काम कितना है बच्चों बी और सी का दोनों का मिलाकर 14/3 यूनिट पर डे आया। लेकिन बी और सी पर कराना है बच्चों कितना काम 21 काम। तो एक दिन में करते हैं 14/3, तो 21 काम को करने में कितना दिन लेंगे 14/3 से डिवाइड कर दोगे, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 3 ते 9, 9/2 और 9/2 का मतलब 4.5। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी इस पूरे काम को 21 काम को मतलब 30% काम को मतलब 70% भाग को है ना 70% है ना, तो 70% भाग को करने में कितने दिन लेते हैं भाई, ये लेते हैं 4.5 दिन। तो इसका मतलब आंसर जो है बच्चों वो यही है आपका बी और सी 4.5 दिन में इस 70% भाग को पूरा करेंगे, यानी कि आपका जो आंसर आ चुका बच्चों वो बी ऑप्शन आ चुका। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतना इसलिए लिखा बच्चों, एक एक चीज मैंने आपके सामने लिख लिख के समझाई ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। जब आप चीजों को सीख जाओगे तो आप लिखोगे कम, मेंटली काम ज्यादा करोगे, उसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट जितनी होगी केवल उतना ही लिखना होता है पेपर में, तो ठीक है ना बच्चों। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले सीखना है फिर प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए एक एक चीज मैंने आपको लिख के समझाई ताकि हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा होगा उसके एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बच्चों आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा और फिर बनाने की कोशिश करिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है एज रिलेटेड क्वेश्चन है, और एज रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है चैप्टर इंपॉर्टेंट। उसका कारण केवल ये है क्योंकि एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बच्चों आपको जो मैथ में तो देखने को मिलेंगे लेकिन साथ में कभी कभी रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एज वाले चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी न किसी पेपर में वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को समझने का प्रयास करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, 5 वर्ष पहले ए बी और सी की आयु का अनुपात 4 5 7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रखा है, देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन में बच्चों 5 साल पहले का और 3 साल बाद का जिक्र है। तो जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो हमेशा केवल और केवल एक ही फॉर्मेट पे आपको काम करना है। आप जो है केवल एक ही फॉर्मेट पे प्रैक्टिस करोगे तो आप पेपर में कभी भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो कभी गलत नहीं करोगे, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन में 5 साल पहले और 3 साल बाद का जिक्र है। तो यहां पे बच्चों ए है, बी है और सी है। तो 5 साल पहले का जिक्र है तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया बेटा 5 साल, और बीच में मान लिया बच्चों प्रेजेंट, और फिर क्वेश्चन में 3 साल बाद का भी जिक्र है 3 साल, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया 5 साल पहले ए बी और सी की आयु का अनुपात 4 5 7 था। 4:5:7 था ए बी सी का अनुपात। उनकी वर्तमान आयु का योगफल 135 है। तो वर्तमान यहां पे है बेटा, वर्तमान आयु का योगफल कितना 135 है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 135 ईयर, ठीक है ना, कि तीनों की वर्तमान आयु का जो योगफल है वो कितना है 135 साल है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योगफल क्या होगा। तो अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योगफल क्या होगा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है। तो ऑप्शन बच्चों दे रखे हैं 100, 112, 106 और 96। तो बच्चों मैंने सारा का सारा सवाल आपको यहां पे समझा दिया लिखकर कि सवाल है क्या आखिर, ठीक है। तो समझिएगा बच्चों, सवाल ये है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि ए बी और सी की आयु का अनुपात 5 साल पहले 4 5 7 था, तो 3 साल बाद
बी और सी की आयु का योगफल क्या होगा, जबकि इन तीनों की वर्तमान आयु का योगफल 135 वर्ष है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो किस तरीके से करना है आपको समझना पड़ेगा। देखिए बच्चों, ए की वर्तमान आयु अगर यहाँ पे, तो अगर मैं 5 साल पहले लेके जाऊं तो 5 साल कम करने पड़ेंगे मुझे ए के। इसी प्रकार बी को मैं 5 साल पहले लेके जाऊं तो बी के भी 5 साल कम करने पड़ेंगे। सी को भी 5 साल पहले लेकर जाऊं तो 5 साल आपको सी के कम करने पड़ेंगे। तो 5 5 5 यानी कि 15 साल आपको कम करने पड़ेंगे अगर आपको निकालना है 5 साल पहले इन तीनों की आयु का योगफल कितना होगा। तो 15 आप यहां से बच्चों माइनस कर दोगे, तो माइनस करने के बाद यहां पे कितना आया 120 साल। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए बी और सी तीनों की आयु का 5 साल पहले जो योगफल बनेगा वो 120 बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं कि यहां पे अनुपात में कितना योगफल है, तो 4 और 5 9 और 7 16, तो अनुपात में योगफल बच्चों 16 यूनिट है। तो 16 यूनिट किसके बराबर है? 120 के। 16 यूनिट किसके बराबर है मेरे भाई? 120 के। अब 16 से काट दोगे 4 चौक 16, 4 से काट दोगे 4 तिया 12, तो 4 30, 30 का आधा 15 और 4 का आधा 2, 15/2। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1 यूनिट की वैल्यू 15/2 अर्थात 7.5 आई। कितनी आई? 7.5 आई। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बी और सी का योगफल पूछ रहा है, तो बच्चों हमें भी योगफल पर ही काम करना है। बिल्कुल भी आपको पेपर में एक काम मत करना कि बी की वैल्यू अलग निकाल लोगे, सी की वैल्यू अलग निकाल लोगे और फिर जोड़ते रहोगे ना। तो आपको सीधा योगफल पे ही काम करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, तो योगफल की बात कर रहा तो हमने 5 साल पहले योगफल निकाल लिया दोनों का, तो 7 और 5 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है 12 गुना 15/2, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 15/2 है। 2 छिक 12, 15 छिका 90। तो मैं कह सकता हूं कि बी और सी की 5 साल पहले आयु का जो योगफल है वो 90 साल है। कितना साल भाई? 90 साल है। लेकिन हमें कहां बताना? 3 साल बाद। तो मुझे एक बात बताओ, ये 5 साल पहले तो है मेरे भाई, 90 साल दोनों की आयु का योगफल, और शख्स कितने हैं? 2, तो बी के लिए भी 5 जुड़ेगा और सी के लिए भी 5 जुड़ेगा, 10 तो ये हो गया। और 3 साल हो रहे हैं बच्चों, 3 इधर जुड़ेगा और 3 इधर जुड़ेगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर कितना जुड़ेगा भाई? एक बंदे के लिए 5 और 3 8 साल जुड़ेगा। तो 2 बंदों के लिए 16 साल जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? 2 बंदों के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 16 साल। भाई एक बंदे के लिए कितना? 5 और 3 8 साल। 2 बंदे हैं हमारे पास, तो 2 बंदों के लिए कितना जोड़ोगे? 16 साल। तो केवल और केवल आपको इसमें 16 ऐड कर देना है। तो 16 जैसे ही ऐड करोगे तो आपको जो जवाब मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 9 और 1 10, 106 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी का वर्तमान वो 3 साल बाद, 3 साल बाद बी और सी का जो योगफल बनेगा वो 106 साल बनेगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो आपको बी की सी की वैल्यू अलग अलग ना निकालकर आपको योग पे ही काम करना है। बस आपको ये समझना था क्वेश्चन में। ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मैंने इस क्वेश्चन का दिया है। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो तो वैसे भी लंबी हो ही चुकी होगी। ठीक है, क्योंकि 9 क्वेश्चन थे और 9 के 9 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से जीडी में ही देखने को मिले। हो सकता है कि आपका यूपी पुलिस या यूपीएसआई में भी इस टाइप के क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिले। तो क्योंकि गणित तो सब जगह एक ही है ना, गणित का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन गणित के सवाल तो सेम ही रहेंगे, टाइप सेम रहेंगे, वो कभी नहीं बदलने वाले। तो हर एक एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं चीजों को लेकर आया हूं, और सारे क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर के सवाल हैं, क्योंकि एक पेपर में 20 या 25 सवाल देखने को मिले, तो मैं 20-25 सवाल न करवा के उसमें छांट का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।